नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं न्यू एनसीईआरटी की, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हिस्ट्री की। और उसके बाद हम बात करेंगे 8th क्लास की बुक पढ़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो आप एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास नाम से चैनल सर्च कीजिए और उस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बुक के वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और साथ में क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई आप अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, कोई स्पेशल कोई आपका टॉपिक हो या फिर स्पेशल कोई चैप्टर हो किसी भी विषय का, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कि पिछले टॉपिक में हमने मुगल काल स्टार्ट किया था पिछले पार्ट में, और हमने पढ़ लिया था आपका शाहजहां तक। तो आप देखिए, अब बात करेंगे औरंगजेब की, और उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए कि ये रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था, तो रामायण के फारसी अनुवाद पर आधारित एक लघु चित्र, मतलब चित्रों के माध्यम से क्या है कि रामायण का अनुवाद किया था फारसी में। तो यहाँ राम द्वारा स्वर्ण का पीछा करते हुए सुप्रसिद्ध प्रसंग दर्शाया गया। ये देखिए, भी आपने पढ़ा होगा कि जब वो सीता और लक्ष्मण और राम वन में रह रहे थे कुटिया में, तो एक स्वर्ण मृग आया था जो आपकी सीता को काफी अच्छा लगा था, तो उसका पीछा करते हुए राम गए थे। तो वही आपका दृश्य दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की, जो बहुत ही एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। ठीक है, बहुत ज्यादा अत्याचारी था। हमने पूर्व में उल्लेख किया है कि संतुलित काल के उत्तराधिकारी प्राय हिंसक हुआ करते थे। इनकी पुनरावृत्ति शाहजहां के उत्तराधिकार के समय भी हुई भी। ठीक है, मतलब कि आपने पढ़ा कि, ध्यान से सोचना, मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत से लिखा जाएगा कि अकबर जब आया, भी कौन आया? अकबर। अकबर के जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ अकबर का शासनकाल, हम ये मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने कौन सी नीति अपनाई? यही अत्याचार वाली नीति अपनाई। मध्यकाल थोड़े से क्या हो गया था, शांति से बीता, और लास्ट में फिर आपके अत्याचार। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर में कौन सा काल था? आपका चित्रकला का बढ़िया काल था। और जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां वाला जो आपका वास्तुकला का काल था वो बहुत बढ़िया था। और उसके बाद फिर आया आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर वही कि ये काल थोड़ा सा शांत रहा, जिसमें इतने ज्यादा अत्याचार नहीं किए, जिस बुक के माध्यम से बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस बुक में बताया गया वही चीज मैं आपको बताऊंगा, दाएं बाएं मैं आपको ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल शांत रहा, और उसके बाद शाहजहां का शासनकाल शांत रहा, और फिर आपका औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया कि हिंसक हुआ करते थे, इसकी पुनरावृत्ति मतलब दोबारा भी शाहजहां के बाद, शाहजहां के उत्तराधिकार के समय में हुई। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसकी इच्छा थी कि सिंहासन पर बड़े पुत्र दारा शिकोह को मिलेगी। ठीक है, 1657 में क्या हुआ कि शाहजहां बीमार हो गया। वो चाहते थे कि उसका जो शासन संभाले वो कौन संभाले? उसका बेटा दारा शिकोह संभाले भी। किंतु दारा को उसके छोटे भाई औरंगजेब ने कई युद्धों में पराजित किया, अंत उसकी हत्या कर दी। और औरंगजेब था, उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। बड़ा भाई कौन? दारा शिकोह। ठीक है, हत्या कर दी, अंत उसकी हत्या कर उसका मस्तक काटकर पिता के समक्ष प्रस्तुत किए। अब देखिए कि अपने भाई की हत्या करके उसने उसका मस्तक काट के, सिर काट के अपने पिता को दे दिया कि लीजिए पिताजी, जो आप जिसको राजा बनाना चाहते थे उसका सिर मैं ले आया। देखिए वो कितना क्रूर आदमी होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। औरंगजेब ने अपने अन्य दो भाइयों को विरासत से हटाया, एक को बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया तथा दूसरे को निर्वासन में भेज दिया। कि उसके दो भाई और थे, एक के तो क्या कर दिया? मार दिया, और दूसरे को क्या कर दिया? पूरे उम्र भर उसको जेल में रखा। अपने शासन को चुनौती मुक्त रखने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहा। औरंगजेब ने 1658 में अपना राज्यारोहण किया और स्वयं को आलमगीर तथा विश्व विजेता नामित किया। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं। उसने अपने भाइयों को मार दिया, और जो इसका पिता था बीमार था, उसको भी क्या कर दिया कि आगरा में उसको क्या कर दिया? कैद कर दिया, कमरे में कैद कर दिया। भी
ठीक है। और फिर वो 1658 में राजा बना और उसने खुद को क्या कहा, आलमगीर और विश्व विजेता नामित किया। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। तो ये फैक्ट है आपको, क्योंकि देखिए एक आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, एक आपकी न्यू एनसीईआरटी है। जो फैक्ट दोनों में न्यू एनसीईआरटी में दिए गए उसका मतलब उनका कुछ महत्व है। ठीक है, जो भी एजेंसी आगे पेपर बनाएगी तो फैक्ट आपके न्यू एनसीईआरटी वाले फैक्ट तो आपको जरूर जरूर याद करने हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में फैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी आई है तो उसमें क्या करेंगे, वो जो फैक्ट उन्होंने आपके अनइम्पोर्टेंट लगे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उनको छोड़ दिया। मतलब न्यू एनसीईआरटी के फैक्ट आपको 100/100% आपको याद होने चाहिए, उसमें आपको कोई भी गुंजाइश नहीं है आप किसी भी फैक्ट को इसको भूल जाए। ये चीजें क्लियर हो रही है आपको। ये अब जो शासन है वो किसका है, औरंगजेब का। हमने ऊपर देखा कि दिल्ली के सुल्तानों का औसत शासनकाल लगभग 9 वर्ष था। कि हमने देखिए देखिए ध्यान से कि जब हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ा, तो उसमें मान लेते हैं हम कि राजा टोटल शासनकाल 27 साल का था, माना था हमने। और राजा कितने बने, 3 मान लेते हैं। तो उनका शासनकाल, एक राजा का शासनकाल लगभग कितना रहा, 9 वर्ष का। आपको आई बात समझ में? ठीक है। अपना मुगल सम्राटों के विषय में 27 वर्ष का हो जाता है। यदि हम 19वीं शताब्दी में साम्राज्य के अंत तक मुगलों के शासकों को सम्मिलित करें तो 16 वर्ष के सभी के शासनकाल का औसत था। शासन की वर्षों की संख्याओं से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यदि हम 19वीं शताब्दी में साम्राज्य के अंत तक के सभी मुगल शासकों को सम्मिलित करें 16 वर्ष के सभी के शासनकाल का औसत था। ठीक है। औरंगजेब तक अगर हम करें तो क्या था, शासनकाल 27 वर्ष था। मतलब कि अकबर ने भी बहुत, अकबर शाह जागीर ने लंबे समय तक राज किया, ठीक है, शासन किया। लेकिन उसके बाद जो था आपका औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। ये निष्कर्ष इस बात से निकलता है। औरंगजेब सैन्य मामलों में कुशल था भी, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। और उनके उसने कई अभियान चलाए, विशेष रूप से दक्षिण के कई भागों पर विजय प्राप्त की। औरंगजेब जो आपका अकबर था वो दक्षिण में इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया था, हमने मैप में भी देखा था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब का ध्यान कहाँ था, दक्षिण की तरफ था। उसने विशेष अभियान चलाए। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य विस्तार के चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था। मतलब कि औरंगजेब था ना, उसके शासनकाल तक ही मुगलों का क्या हुआ, विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ा। उसके बाद फिर वो घटता चला गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यद्यपि उसे लगातार महत्वपूर्ण विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन क्षेत्र में युद्ध करते हुए व्यतीत किए। तो उसने कहा कि औरंगजेब ने तो 25 वर्ष तो कहा लगा दिए, जो दक्कन क्षेत्र है ना उसमें युद्ध करते हुए व्यतीत किए। अब आपको दक्कन क्षेत्र में बताता हूँ कि ये भारत का दक्षिणी मैप है। तो यहाँ पे जो आपका दक्कन का पठार है, बीच वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं दक्कन का क्षेत्र। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, बीच में जो आपका पठार है उसको हम दक्कन क्षेत्र बोलते। 25 वर्ष यहाँ उसने युद्ध में निकाल दिए। इन अभियानों हेतु विशाल सेना के रखरखाव ने साम्राज्य के राजकोष को क्षीण किया। मतलब कि यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं, खर्चा तो लगेगा। यदि आपके घर से चले जाए 15-20 लोग लड़ाई करने, तो वहां खाएंगे पिएंगे, खर्चा तो लगेगा। तो जो आपका राजकोष था, उनका राजा का खजाना था, वो बहुत ज्यादा कम हो गया और प्रशासन पर भारी दबाव डाला। वास्तव में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति के तेजी से पतन के प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो हम बात करते हैं कि जब मुगल साम्राज्यों का पतन क्यों हुआ, तो उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि औरंगजेब ने जो दक्षिण में अभियान किए, दक्षिण में युद्ध लड़े, तो उसमें क्या हुआ, उसने बहुत सारा धन खर्च कर दिया। इस कारण आगे के जो सम्राट शासक बने वो बहुत ज्यादा उनको परेशानी हुई। और इसका कारण क्या माना जाता है, औरंगजेब के दक्षिण के अभियान को माना जाता है। औरंगजेब जो सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था, अत्यधिक मजहबी था, वह अनुशासित जीवन जीता था और अकबर के विपरीत सारे इस्लामी मजहबी नियमों एवं अवसरों का पालन करता था। अकबर क्या था कि एक बहुत देश में जीवन की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजहबी था, ठीक, मतलब धर्म को महत्व दिया। लेकिन बाद में वो क्या हो गया, उसने परिवर्तन दिखाया। लेकिन जो औरंगजेब था वो धर्म के प्रति बहुत बड़ा कट्टर था। वो सारे रीति रिवाजों का पालन करता था।
उसने धीरे धीरे अपने दरबार में उन प्रथाओं को प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था भी। ठीक है, जो भी प्रथाएं उसे ऐसी लगती, जो रिवाजें ऐसी लगती थी जो इस्लाम धर्म में मतलब कुरान बुक होती इस्लाम धर्म की, उसमें जो ऐसी बोला जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, और उसे ऐसा लगता था कि जो भी चीज इस्लाम धर्म के खिलाफ है उन सब चीजों को उसने बंद कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा धर्म के प्रति वो कट्टर था। जैसे संगीत एवं नृत्य भी कि उसने बंद कर दिया, कि जो आपका इस्लाम धर्म है उसमें संगीत और नृत्य को एक बढ़िया चीज नहीं माना गया है, तो उसने बंद कर दिया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर हिंदुओं पर अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगा दिया। दोनों ही करो अकबर द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। कि अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टार्टिंग में आपका जो गुलाम वंश था उसमें किसने आपका कर शामिल किया था सल्तनत काल में, फिर अकबर ने इसने बंद किया था, दोबारा से फिर किसने चालू किया, औरंगजेब ने। ये बात आपको ध्यान रखनी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब के उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक थे, जिससे साम्राज्य की प्रभुत्व को स्थापित कि जो इसके उद्देश्य थे ना, तो वो क्या थे, राजनीतिक थे। धार्मिक को नहीं, धार्मिक नाम नहीं दिया गया है कि धर्म के प्रति कुछ करना, उसकी वजह से क्या राजनीतिक बताए गए थे कि जिससे साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थापित एवं सशक्त किया जाए। वे कुछ मंदिरों को दिए गए अनुदान तथा संरक्षण के आश्वासन का उदाहरण भी देते हैं। अब ये क्यों कहा उसने, उसने ये कहा है कि ये जो जजिया कर लगाना था, या जो हिंदू अपने तीर्थ स्थानों पर जाते थे तो वहां भी उनको कर देना पड़ता। उसने कहा कि ये धार्मिक कट्टरता नहीं थी उसकी, ये कट्टरता थी राजनीतिक। ये आपके ये परिणाम माने गए हैं कि शायद वो अपने खजाने को बढ़ना चाहता हो, या फिर और कुछ कारण राजनीतिक दिया गया है। तो उसने कहा कि वे कुछ मंदिरों को दिए गए अनुदानों तथा संरक्षण के आश्वासन का उदाहरण भी देते। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ मंदिरों को क्या दिए थे, अनुदान भी दिए थे। ठीक है, और संरक्षण के आश्वासन का भी उदाहरण देते हैं कि अगर वो इतना ज्यादा कट्टर होता तो क्यों मंदिरों को संरक्षण देता, क्यों उनको कुछ अनुदान देता। यद्यपि राजनीति उसके निर्णयों का प्रमुख भाग थी। औरंगजेब के निजी फरमान उसके व्यक्तिगत मजहबी उद्देश्यों को स्पष्ट कर देते हैं कि औरंगजेब के जो निजी फरमान है ना, तो उसका जो मजहबी उद्देश्य मतलब उसके धार्मिक उद्देश्य को क्या कर देते, दिखा देते हैं कि कितना ज्यादा कट्टर था। उदाहरण के लिए 1669 में उसने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया था, गैर मुसलमानों काफिरों के विद्यालयों और मंदिरों को नष्ट कर दो। अब आप कैसे उसको बता सकते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य थे। तो उसने क्या किया था कि 1669 में, याद रखना, उन्होंने आदेश दिया था कि जो आपके गवर्नर थे प्रांत, उसने कहा कि हिंदुओं के जितने भी धार्मिक, ये देखो गैर मुसलमान उसमें हिंदू भी आ गए, आपके बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, कि विद्यालय मंदिरों को नष्ट कर दो, उनकी शिक्षा तथा धार्मिक आचरणों को समाप्त कर दो। इसके परिणाम स्वरूप बनारस, मथुरा, सोमनाथ स्थित अनेक मंदिरों, जैन मंदिरों एवं सिख गुरुद्वारों को ध्वस्त किया गया। औरंगजेब का यह पक्ष अन्य मुस्लिम फिरकों या शाखाओं या सूफियों और जोरास्ट्रियन के उत्पीड़न में भी दिखाई देता। जोरास्ट्रियन भारत में फारसी का जो मूलतः वर्तमान ईरान से, ये आपको समझना है जोरास्ट्रियन किस प्रकार के, ये तो आपको पता है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ये चीजें सिर्फ ये नहीं कि आपके सभी इतिहास वाले माननी है कि ये चीज है कि मुस्लिम फिरकों या शाखाओं में, सूफियों में, जोरास्ट्रियन के उत्पीड़न में दिखाई। उन्होंने बताया जोरास्ट्रियन का उत्पीड़न। अब जोरास्ट्रियन कौन थे, ठीक है, वो थे आपके जोरास्ट्रियन, भारत में पारसी कहलाते हैं। पारसी को क्या बोलते हैं, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, जो वर्तमान ईरान से हैं, जो फिलहाल क्या थे, ईरान में रहते थे, बाद में भारत में आके बसे, ईरान वाले क्षेत्र में रहते थे, बाद में भारत में आने लगे, तो उनको जोरास्ट्रियन बोला जाता है। उनके जो इतिहास है, उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि 1669 में अकबर औरंगजेब ने क्या किया था कि बाकी धर्मों के सभी मंदिर व स्कूल जो शिक्षा संबंधित सबको तुड़वा दिया, सारी प्रथाएं बंद करवा दी थी। और आप इसको बताया गया कि राजनीतिक उद्देश्य था, ये केवल राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ये उसका क्या था, धार्मिक उद्देश्य था। वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा क्या था, कट्टर और करूर था। अब आपको भी पता लग गया सारी बातों का। अब क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये राजनीतिक थी या फिर धार्मिक नीति थी भी। अपने दो पुत्रों को लिखे गए पत्रों में औरंगजेब ने लिखा है अभी, ठीक है, क्योंकि अपने दो, औरंगजेब के दो पुत्र थे और उसने लिखा अपने पुत्रों को पत्र में, क्या लिखा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा था। मैंने न देश के लिए और न ही लोगों के लिए अच्छा किया है। भविष्य के लिए मेरे पास कोई आशा नहीं है। मैं जीवन भर निराश रहा और दीनहीन अवस्था में ही जा रहा हूं। ये शब्द उनके व्यक्तित्व के कौन से पक्ष को उजागर करते हैं,
आपको उनके बारे में कैसा महसूस होता है भी। ये सब सुन के देखिए आपको कैसा महसूस होगा भी। तो शायद बोलते हैं, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, इतिहासकार कुछ अलग से होंगे कि जब आदमी का अंतिम समय आता है ना, तो उसको अपने सुख-दुःख अच्छे किए हुए, अपने किए हुए का पश्चाताप ज़रूर होता हो, सॉरी, अपने किए हुए का पश्चाताप ज़रूर, अगर अच्छा किया तो उसको सुख अनुभव होगा जब उसकी मृत्यु नज़दीक नज़दीक होगी अंतिम समय में, लेकिन अगर उसने बुरा किया होगा तो उसको सारे बुरे किए हुए कर्म उसके सामने आएँगे और उसके मन में एक पश्चाताप आएगा। शायद ये उस पश्चाताप की ही लाइनें, जैसे सिकंदर को बोलते हैं कि सिकंदर जब लास्ट समय था उसने कहा कि मैं जब मेरी जब वो अंतिम यात्रा निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथों को खोल देना, ताकि जो आपका सिकंदर था वो भी खुद को क्या बोलता था, विश्व विजेता बोलता था। तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उसने किस प्रकार विश्व को जीतने के चक्कर में कितने अ, जीवों की हत्या की है, मनुष्यों की हत्या की है, कितने लोगों पर अत्याचार किए हैं। तो उसने कहा था कि मेरे हाथ खोल देना, और ताकि दुनिया देखे कि ये विश्व विजेता जो सिकंदर है कुछ नहीं अपने साथ ले जा रहा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से वही लाइन है जो उसको अंतिम समय में पश्चाताप करके दिखाई जा रही हो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना अमीर हो, कितना ही बड़ा शासक हो, लास्ट समय में उसको अपने जीवन का एक बार रिवाइज होता है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अब मुगलों का प्रतिरोध, अब आपने सर्व मुगलों के बारे में ही आपने अब तक पढ़ा कि आपने बाबर के बारे में पढ़ा, फिर आपका हुमायूँ आया, हुमायूँ के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और अंत में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस-किस ने उसका प्रतिरोध किया मुगलों के साथ, किसने डटकर मुकाबला किया, उन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कुछ मुख्य विद्रोह के बारे में जानेंगे जिन्होंने मुगल शक्ति को समाप्त किया। शताब्दी के अनेक किसान समुदाय ने कठोर शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसा ही एक उदाहरण 17वीं शताब्दी में जाट किसानों से जुड़ा है अभी। ठीक है, तो ये देखिए कि 17वीं शताब्दी में, आप 17वीं शताब्दी का मतलब समझ गए ना, 1600 से लेके 1700 तक। मैंने जब अध्याय स्टार्ट किया तभी आपको बताया था कि 17वीं शताब्दी का मतलब आप इसके आगे 100 लगाना और पीछे 100 साल आ जाना। 1600 से लेके 1700 के बीच में जाट किसानों से जुड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में जिन्होंने मुगल प्रशासन के एक दमनकारी अधिकारी की हत्या कर दी, कि मुगल प्रशासन में एक अधिकारी था, वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तो इस समुदाय के लोगों ने, जाटों ने मतलब क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में 20,000 लोगों ने वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया, किंतु उनका जाट नेता मारा गया और विद्रोह का दमन कर दिया। अब ये सोचिए, जो किसान हैं, किसान लोग कितने मेहनती होते हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, उनके पास हथियार थे, दूसरी सेना के पास तो हथियार मिलेंगे। तो उसमें क्या हुआ, उनका जो प्रसिद्ध नेता था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो मारा गया और विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह का दमन करना मतलब विद्रोह को दबा दिया गया। जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई मॉनिटर है, मॉनिटर अगर हल्का होगा ना तो क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी शोर करने लगे, उसकी कोई नहीं मानेगा। लेकिन टीचर आया तो सारे शांत, मतलब जो विद्रोह था, शोर कर रहा था, वो दब जाते हैं। ठीक है, या फिर लड़ाई मची हुई, कोई ताकतवर है तो उसको देख के आपका भी हौसला बढ़ा जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मारा जाता है तो बाकी सेना क्या हो जाती है, दम जाते हुए, कहता है ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो विद्रोह का दमन आपको समझ में आ गया, बाकी दमन क्या होता है। कई आदिवासी समुदाय, उदाहरण के लिए भील, गोंड, संथाल, कोच, अपने क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर, अधिकृत करने और उन पर कर लगाने के प्रयास के विरुद्ध में भी लड़े। उसके अलावा कुछ आपके आदिवासी समुदाय के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आदिवासी समुदाय क्या होते, तो उसमें कहा कि कुछ भील, गोंड, संथाल और कोच थे, अपने क्षेत्रों में आधिपत्य करने या फिर उन कर लगाने के प्रयास के विरुद्ध में लड़े, कि इन्होंने आदिवासियों पर भी कर लगा दिया। आदिवासी मतलब जो जंगलों में रहते, ये मान के चलिए आप भी, ठीक है, या फिर जो उनका क्षेत्र था आदिवासियों का, उन पे कब्जा करने की सोची मुगलों ने। ठीक है, मुगलों से आप समझ गए ना, ये सारे ही मैं लेके आ रहा हूँ कि अकबर, आपका हुमायूं, बाबर, शाहजहां, ये सबका मतलब मुगलों से मतलब इन सबका जिक्र कर रहा हूँ। इन्होंने उनके क्या किया, आधिपत्य करने की कोशिश की या फिर उन पर कर लगाने के प्रयास के विरुद्ध में क्या किया, इन्होंने विद्रोह किया। इनमें से कुछ समुदाय का दमन कर दिया गया, धीरे धीरे इन्हें दिल्ली सेंट्रल या मुगल साम्राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, या तो उनके विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, या उनको फिर मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। विशेष रूप से वनवासी, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहे। कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य या फिर कौन क्षेत्र
स्वतंत्रता बनाने में सफल रहे वे थे आपके जो वनवासी थे, पहाड़ी या दूरस्थ जो आपके दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर थे, जो एकांत में जो क्षेत्र थे ना, तो उनपे ज्यादा इतना प्रभाव मुगल नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाएंगे वो आपको पता ही होगा भी, क्योंकि वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा परेशानी होती, वहां से इतना लाभ नहीं होता होगा, इसलिए वो एकांत में थे, जंगलों में थे, आदिवासी थे, वो अपने आराम से रहते हैं, उनपे उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम एक विद्रोह की बात करते हैं, रानी दुर्गावती को। ठीक है, दुर्गावती के बारे में पढ़ते हैं। रानी दुर्गावती को मध्य भारत के गोंड राज्यों में से एक गढ़ राज्य था, मध्य भारत का एक गोंड राज्य भी, ठीक है, कि एक वीर रानी के रूप में याद किया जाता है। सभी विवरणों से ज्ञात होता है कि उन्होंने बुद्धिमत्ता से शासन किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया भी। तो सबसे पहले रानी जो दुर्गावती थी वो कहाँ की शासिका थी भी? ठीक, मध्य भारत का एक गोंड राज्य की रानी ही हम इसको बोलते हैं, गोंडवाना कहीं बोल देते हैं, कि एक वीर रानी के रूप में याद किया जाता है। सभी विवरणों से ज्ञात होता है, मतलब कहीं पे भी बात उठा लीजिए, कोई सा भी आप इतिहास का साक्ष्य उठा लीजिए, वहीं से रानी दुर्गावती के साहस के बारे में हमें पता चलता है कि उन्होंने बुद्धिमत्ता से शासन किया, अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उसके पास 20,000 सैनिकों और 1000 हाथियों की एक सेना थी, जिनके सहयोग से उन्होंने आक्रमण के कई प्रयासों को विफल कर दिया। मतलब कि मुगलों ने कई बार आक्रमण किया उनके राज्य पे, लेकिन हर बार जीत किसकी होती थी? रानी दुर्गावती की होती थी। जब अकबर द्वारा भेजे गए एक सेनापति ने 1564 में उनके राज्य पर आक्रमण किया, तो संख्या बल तथा हाथियों में कम होने के बाद भी उन्होंने 1564 में युद्ध हुआ था। रानी दुर्गावती का जो प्रमुख जो विद्रोह आप बोल सकते हैं कब हुआ, तो वो हुआ था 1564 में भी। तो उन्होंने अपनी सेना के साथ उनका मुकाबला किया, क्योंकि जो बार बार मुगल असफल हो रहे थे। तो अब की बार क्या किया कि अकबर के समय में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती का जो विद्रोह था किसके समय हुआ था? वो अकबर के समय में हुआ था। तो उसने कहा कि उनकी संख्या कम थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने फिर भी उनका मुकाबला किया, कि अकबर ने भारी सेना के पास साथ भेजा की बार उसे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो उसने हथियारों कम होने के बाद उन्हें स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ी। घायल अवस्था में उन्होंने युद्ध भूमि में ही आत्म बलिदान कर दिया ताकि उसे बंदी न बनाया जा सके। उस समय केवल 40 वर्ष की थी। उनका बलिदान क्षत्रिय गौरव एवं प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया। उन्हें हम आज भी भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में स्थान देते हैं। वे आपको आगे बताऊं कि युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हुई, वीर गति को प्राप्त होगी और उन्हें खुद ही अपनी सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी भी। तो ये आप याद रखना, विद्रोह की तारीख आपकी 1564। विद्रोह की क्या आप इसको याद रखना, युद्ध की एक तारीख है ये भी। ये देख लीजिए आप कि रानी दुर्गावती का एक चित्र आपको दिखाया गया अभी। अब राजपूतों का उदय भी उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होने के कारण पूर्ववर्ती राजवंशों से प्राप्त गौरवशाली परंपराओं के कारण, उदाहरण के लिए प्रतिहारों को भी यहाँ बोल दिया कि ये राजपूतों के पूर्वज है। प्रतिहार जिन्होंने कुछ समुदाय पूर्व ही सिंध पर अरब आक्रमण का विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि ये कहां पर थे भी ध्यान से, कि इनका जो क्षेत्र था वो था उत्तर पश्चिम में। देखिए ध्यान से एक बार भारत के भूगोल को समझिए आप, कि जो आपका ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, क्योंकि जब तक चीजें क्लियर होंगी ना तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा अभी। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में यहाँ पे राजपूतों का शासन था, और कोई भी आक्रमण आता वो यहीं से आता, तो सबसे पहले मुकाबला किसके साथ होता? राजपूत राजाओं के साथ ही उनका होता था। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होने के कारण और पूर्ववर्ती राजवंशों से प्राप्त गौरवशाली परंपराओं के कारण राजपूत प्राय उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाली शक्तियों से जूझते रहे भी। ठीक है, ये वैसा ही इनसे लड़ते रहे। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए बीच में। उदाहरण के लिए प्रतिहार, जिन्होंने कुछ शताब्दी पूर्व ही सिंध पर अरब आक्रमण का विरोध किया था, कि प्रतिहार वंश था यहाँ पे, और यहाँ पे अरब आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने क्या किया था? प्रतिरोध किया था। ठीक है, किसने? प्रतिहारों ने। राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण के बाद अपने राज्यों का पुनर्गठन कर लिया, कि खिलजी का जब आक्रमण हुआ ना तो उन्होंने क्या कर लिया, जो अराजकता फैल गई थी आपके सल्तनत काल में ही, तो इन्होंने अपने राज्यों का क्या कर लिया था? पुनर्गठन कर लिया था, कि जो मेन सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में वो क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर लिया उन्होंने? अपने राज्यों का क्या कर दिया? पूरे से स्वतंत्र हो गए।
इस प्रक्रिया में मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में जो प्रमुख वंश उभरे उनकी शौर्यपूर्ण कहानियां विशेष रूप से लोकप्रिय गाथा गीतों के माध्यम से आज भी सुनाई जाती है। इसने कहा कि इस काल में जो प्रमुख जो राजपूत वंश जो साम्राज्य उभरे थे, साम्राज्य राज्य मानिए आप, ठीक है, जो उभरे थे वो थे आपके मेवाड़ और मारवाड़ में तो प्रमुख वंश उभरे थे। ठीक है, एक कहाँ पे, मेवाड़ में और एक मारवाड़ में, दोनों का हम जिक्र करेंगे यहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वंश थे मेवाड़ और मारवाड़ में। ठीक है, और आज भी इसके बारे में कहानियां, गौरवपूर्ण कहानियां सुनाई जाती हैं दोनों आपके, इनके बारे में विशेष रूप से लोकप्रिय गाथा गीतों के माध्यम से आज भी सुनाई जाती है कि उनके लोक जो गीत होते राजस्थान में साथ जो गाया जाता है, उनकी वीरता की कहानियां गीतों के माध्यम से सुनाई जाती है। इन वंशों में उत्पन्न वीर शासकों से हम पूर्व में राणा कुंभा के विषय में पढ़ चुके हैं कि राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। और राणा सांगा ने कई राजपूत वंशों को एकत्रित किया और सुल्तानों के विरुद्ध कई युद्ध जीते। अंत खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा। एक तो आपका कौन सा था, राणा कुंभा और राणा सांगा, दो चीज आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। और ये आपका दूसरा मैंने बताया था कि जो हल्दी घाटी का था ना, हल्दी घाटी के युद्ध के क्षेत्र में कलाकार द्वारा ये हल्दी घाटी का युद्ध है भी। ठीक है, यहाँ पे ये जो घाटी था ना, वहां पे जो कलर है, रंग है, वो पीले कलर का उस घाटी का, इसलिए उस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता था। और युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता कि आपकी चीजें क्लियर होगी। पढ़ा, यद्यपि हम उन्हें पूर्ववर्तियों में से विखंडित राज्य विरासत में मिला था, ठीक है, फिर भी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया और राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बने। उन्होंने कहा कि जो महाराणा प्रताप था उसको जो शासक जब राजा बना था तो इतना ज्यादा राज्य विशाल नहीं था, इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, विखंडित था भी। क्या था, विखंडित राज्य मिला था, छोटा सा राज्य मिला था। फिर भी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य को अस्वीकार किया और राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1576 में अरावली के हल्दी घाटी दर्रे में एक संघर्ष हुआ। यद्यपि मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा, महाराणा ने युद्ध भूमि छोड़ दी और अरावली की पहाड़ियों से मुगलों के विरुद्ध वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उसने कहा कि जब ये 1576 में युद्ध हुआ तो उस टाइम कई इतिहासकार किसी की जीत बताते हैं, कई इतिहासकार किसी अकबर की जीत बताते, कई महाराणा प्रताप की, लेकिन ये परिणाम पूर्वक युद्ध नहीं था। ठीक है, अगर हम देखें कि आपका कई बोलते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे, तो इसका मतलब अगर वो हार गए थे तो फिर उन्होंने दोबारा युद्ध कैसे जारी रखा कि हारा हुआ तो जीतता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई ये लड़ाई एक इसका परिणाम नहीं निकला था। ठीक है, कि वो घायल हो गए थे और वो जंगलों में चले गए थे। ठीक, तो उसने कहा कि 1576 में उन्होंने क्या किया कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक, उसका जो सेनापति था वो मानसिंह था, अकबर का सेनापति, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। यद्यपि मुगल सेना का पलड़ा भारी था, हम ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि अकबर की जीत हुई थी, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा, महाराणा ने युद्ध भूमि छोड़ दी और अरावली की पहाड़ियों से मुगलों के विरुद्ध वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। आपके मन में क्वेश्चन कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध लड़ाई की एक शैली जिसमें क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले छोटे समूह बड़ी सेनाओं पर अचानक हमला करते हैं और घात लगा उन्हें हराने का प्रयास करते हैं। कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे आपका घर ही मान लीजिए, आपके घर में कोई आ गया लड़ाई करने के लिए, आपको तो सारे रास्ते पता है, आप एकदम से उसके मारेंगे और मार के भाग जाएंगे, अगले को यही पता नहीं चलेगा कि उसका पीछा कैसे करें, क्योंकि आपके घर की जानकारी आपको है। उसी प्रकार जो अरावली वाला क्षेत्र था उसकी चप्पे चप्पे की जानकारी थी महाराणा प्रताप की। उनने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई, वो एकदम से मुगलों पे हमला करते और हमला करके तुरंत उन जंगलों में फिर से भाग जाते। इस युद्ध को कला को नाम दिया गया था गुरिल्ला युद्ध। कठोर परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता पर अडिग रहे। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप को भीलों का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ, तो न केवल धनुर्धर के रूप में सेना में सम्मिलित हुए, वह उस क्षेत्र के अपने ज्ञान से भी योगदान दिया। कि उन्होंने जो भील थे ना, उन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत ज्यादा साथ दिया। वो उनकी सेना में तो शामिल हुए, लेकिन साथ साथ भीलों को जो वहां के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, वो भी महाराणा प्रताप को बताई कि इस प्रकार से क्षेत्र, यहाँ से रास्ता होगा, यहाँ से घाटी, मतलब उस क्षेत्र की पूरी जानकारी महाराणा प्रताप को दी थी। ये चीजें क्लियर हुई आपको? अन्य अवसरों पर भी उनकी सेवा ने मेवाड़ की सैन्य परंपरा एक सम्मानित स्थान दिलाया, जैसा कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह से स्पष्ट होता है। और
अन्य जब भी उन्होंने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का साथ दिया तो महाराणा प्रताप ने भी उनको एक सामान्य स्थान दिया सभी वीरों को। और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह था, ये देखिए मेवाड़ की सैन्य सामान्य स्थान दिलाया, जैसा कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह से स्पष्ट होता है। कुछ राजपूत राजा ने कूटनीति में वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन किया। उसने कहा कि ये नहीं कि सभी राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध किया, प्रतिरोध वाले आपको बता दिए, मगर मुगलों के काल में देखे तो महाराणा प्रताप और राणा सांगा तो ही ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया, जिसमें इस बुक का जिक्र किया गया है। और बाकी राजाओं ने उनके साथ कुछ संधि कर ली या फिर विवाह वाले संबंध बना लिए भी। कुछ राजपूत राजा ने अंतर कूटनीति एवं वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन किया, किंतु कुछ अन्य विशेष रूप से मेवाड़ ने मुगल प्रतिरोध को स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के शासन काल के समय राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिसमें मारवाड़ के दुर्गादास। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहले ये देखिए आपका, ये मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह बाय और एक भील योद्धा के साथ हुई। ये आपका भील योद्धा, जिस प्रकार मेवाड़ का ये राज चिन्ह बनाया गया, जिसमें एक और आपका भील सैनिक खड़ा हुआ दिखाई दिया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते थे कि कुछ मुगलों ने क्या किया, वैवाहिक नीति आप समझ में आई होगी। तो उसमें वैवाहिक नीति में बताया गया है कि कुछ ने क्या किया कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध में रिश्तेदारी बना ली कि अकबर के साथ राजकुमारियों की शादी कर दी, तो रिश्तेदार हो गए। अब वो उसके क्या था, इस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखा। और कुछ ने क्या किया, प्रतिरोध किया, प्रतिरोध मतलब विरोध किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आजाद रहेंगे। तो इस विरोध में जो प्रमुख नाम आता है वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा का आता। ठीक है, और था आपका औरंगजेब के शासन काल में मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ भी आदि सम्मिलित थे। इन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई लड़ी, अतः मुगल राजस्थान में ही सीमित रही। तो यहाँ पे एक और नाम आया है दुर्गादास, जहां ने कहा की स्वतंत्रता के लिए जोधपुर की नया फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा आप, और किसके काल में हुआ, औरंगजेब के काल में हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। हम अगला विरोध पढ़ेंगे अहोम साम्राज्य का विरोध, कि अहोम जो जातीय थी, तो उन्होंने साम्राज्य नहीं कहेंगे, अहोम जो एक जाति थी उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि किसके शासन काल में विरोध हुआ। ठीक है, जैसे आपका ये दुर्गादास का विरोध था औरंगजेब के काल में हुआ, महाराणा प्रताप का अकबर के काल में हुआ, जो राणा सांगा था उसका विरोध आपका किसके काल में होता, उसका विरोध आपका बाबर के काल में। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था अभी, खानवा का युद्ध आपने पढ़ा था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो आगे हम पढ़ेंगे अहोम जो आपकी जातीय समूह था, तो उसका प्रतिरोध हम पढ़ेंगे, उन्होंने किस प्रकार से मुगल जो शासक थे उनका विरोध किया, ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। लगातार आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।